हेलो एवरीवन। यहाँ से मैं हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री है। तमिलनाडु एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, प्री हिस्टोरिक इंडिया इन द हड़प्पन कल्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे। अब ये प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और ये हिस्टोरिक है। ये थोड़ा यहाँ पे सही नहीं आया लेकिन ये हिस्टोरिक है। अब इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है जिसमें हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होते, हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर क्या होता है? हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं लेकिन हम उन्हें रीड नहीं कर पाते, जैसे कि IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं लेकिन अभी तक हमें उनकी स्क्रिप्ट समझ नहीं आई है, इस वजह से उसे बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री या हिस्ट्री किसे बोल लेंगे? जिसके अंदर हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं और जो रीडेबल है। आ गया समझ में? अब उसके बाद आता है प्री हिस्ट्री के अंदर क्या आता है? प्री हिस्ट्री के अंदर स्टोन एज आता है, यानी हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। और स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 4 में। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक। आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें आगे एक्सप्लेन किया गया है ये। अब यहाँ पे देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। इंडिया के अंदर जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम तक जाती है। प्री हिस्टोरिक मैंने आपको बता ही दिया कौन सा होता है, जिसके पास हमारे पास क्या है? रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं। और उसमें कौन सा आता है? स्टोन एज, जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक आता है। तो ये बात तो सबको पता है होगी। अब हमारे पास इसके लिए कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी रिटर्न रिकॉर्ड्स प्री हिस्टोरिक टाइम। लेकिन हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं हमें इंडिया में अलग अलग जगह पे, टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री। ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें टूल्स होते हैं, पोर्ट्री होते हैं, आर्टिफैक्ट होते हैं, मेटल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो कि प्री हिस्टोरिक पीपल द्वारा यूज किए गए थे। यानी पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चैल्कोलिथिक एज में जो पीपल थे उन्होंने जो जो यूज टू ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए उन्हें बोलते हैं ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जिससे उनकी लाइफ और कल्चर के बारे में हमें पता लगता है। अब हम आते हैं पेलियोलिथिक में। प्री हिस्टोरिक पीरियड में कितने टाइम में डिवाइड किया जा सकता है इसे? मैंने शुरू में आपको बता दिया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेटल एज। ये हो गया। पेलियोलिथिक को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, इसको मिडिल स्टोन एज और इसको न्यू स्टोन एज। और ये चैल्कोलिथिक मेटल एज या चैल्कोलिथिक। ठीक है। उसके बाद इसके हमें पता कैसे चलता है? लेकिन ये इसमें एक चीज और बोली गई है कि ये जो पीरियड थे पूरे पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में अलग अलग थे। मतलब कि कहीं पे मेसोलिथिक चल रहा था, कहीं पे नियोलिथिक चल रहा था। एक फेस ऐसा मिलता है आपको जहाँ पे आपके नियोलिथिक भी मिलेगा और मेसोलिथिक भी मिलेगा, पेलियोलिथिक भी मिलेगा और मेसोलिथिक भी मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे थे। जैसे कि आप इंडिया में देखो, इंडिया में अंडमान एंड निकोबार के अंदर जारवे ट्राइब भी है जो कि एंशियंट वैसे लाइव करती है, जबकि चंडीगढ़ जैसे शहर को देखो वो वेल डेवलप है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इन्हें देखे तो ये प्रिमिटिव टाइप से चल रहे हैं और इन्हें देखे तो ये मॉडर्न टाइम से चल रहे हैं। तो अगर आज के टाइम में 2018 के अंदर अगर इतना डिफरेंस हो सकता है तो उस टाइम पे कितना रहा होगा, यहाँ से हमें देखना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब हमें इसके बारे में पता कैसे लगता है भाई ये कितने टाइम पीरियड पुराना है, कौन सी एज से बिलोंग करता है? इसका पता लगता है हमें कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर हम आइसोटोप यूज करते हैं। किसका आइसोटोप यूज करते हैं? कार्बन का। और कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, उनमें से हम कार्बन C14 यूज करते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये इसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर चेंज हो जाता है। C614, C614 यहाँ पे आएगा, C613, C6 और हम यहाँ पे यूज करते हैं C614। इसकी ये होती है हाफ लाइफ। यहाँ से हमें पता लगता है कि ये कितने पुराने हैं। इसके अंदर एक कार्बन होता है C14, C614, इसमें होती है, इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर, जो कि हाफ हो जाती है। मतलब ये इसकी हाफ लाइफ है। अगर किसी के अंदर अगर मान लो एक है तो ये हाफ कितने टाइम में हो जाएगा? 5730 में। तो ये इसमें और उसका फर्दर हाफ, यानी हाफ का हाफ 1/4 अगेन 730 में। ऐसे ऐसे करते हम देखते चलते हैं 1/8 कितने टाइम में हो जाएगा? 5730 में। और इनको जोड़ते चलो तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने टाइम पुराना है। अब कितने परसेंट बचा हुआ है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 12.5% होता है। अगर ये 12.5% हो गया तो कितना हो गया? 5 5 10 15, 7 1 21, 15 2 17,
यानी तकरीबन 1750 साल पुराना हो गया अप्रोक्सीमेट। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि उसकी लाइफ कितनी है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कैसे कितना लॉस लॉस हो चुका है कार्बन ऑर्गेनिक मैटर का उसके अंदर। अब हम यहाँ से देखते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है, ये आगे दिया हुआ है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये प्री हिस्टोरिक टाइम की यहाँ पे साइट्स दिखा रखी है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, शिशुपालगढ़, लोथल, ब्रह्मगिरी। एक्चुअली मुझे लगता है ब्रह्मगिरी होगा, ब्रह्मगिरी लिख रखा है, आनंदपुर, पल्लावरम, मस्की आदि, चनालूर। अब जो ये होता है ना डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है, वी काउंट द नंबर ऑफ रिंग इन द वुड। जो लकड़ी होती है उसके अंदर हम रिंग होते हैं, उन रिंग को काउंट करके उस पेड़ की एज का पता लगाया जा सकता है। और इस तरह से हम नंबर ट्री की जो रिंग है, रिंग को काउंट करके हम उस वुड की डेट का पता कर सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसमें 2500 साल तक मैक्सिमम पता लगता है। जैसे अगर हम आज अगर 2018 में से ट्राई करें तो हम 500 BCE तक ही पता कर सकते हैं। लेकिन क्या ये फायदेमंद है? ये फायदेमंद है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था वहाँ पे हमें ऐसे ट्री मिले हैं जो उसी रीजन में मिल सकते हैं जहाँ पे रेन होगी। लेकिन आज तो वहाँ पे डेजर्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। क्या हुआ है? क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से डेंड्रोक्रोनोलॉजी हमारी हेल्प करती है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में और ये चेक करने में कि पहले कैसा क्लाइमेट रहा होगा, कैसी वेजिटेशन रही होगी। आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात आती है पेलियोलिथिक। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पेलियोलिथिक। ये ज्यादातर बॉडी कहाँ थी? हालांकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया मिली है, लेकिन ज्यादातर लोकेटेड कहाँ है? वाटर बॉडीज के पास, जहाँ पे पानी अवेलेबल था। और ज्यादातर क्या है? रॉक शेल्टर और केव्स है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी मिले हैं जो कि झोपड़ी बना के रहते थे। अब ये ओल्ड साइट है कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे ये है सोन वैली है, पोटवार प्लेटू है नदर्न इंडिया में, शिवालिक हिल इन द नॉर्थ इंडिया, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली, कुर्नूल आंध्र प्रदेश एंड अटायरापक्कम नियर चेन्नई। उसके बाद आते हैं हम ओल्ड स्टोन एज में फूड, हंटिंग और गैदरिंग। हंटिंग क्या? हंटिंग किसकी करेंगे? एनिमल्स की। और गैदर क्या करेंगे? एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूबर्स। वही यहाँ पे दे रखा है, हंटिंग ऑफ द एनिमल्स एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स एंड द ट्यूबर्स। इस वजह से इन पीपल को क्या कहा जाता था? हंटर गैदर। और ये कौन से स्टोन टूल यूज कर सकते थे? दे यूज स्टोन टूल्स हैंड साइज्ड एंड द फ्लैंक ऑफ लार्ज पेपल फॉर हंटिंग एनिमल्स। यानी वो एनिमल के लिए हंटिंग का यूज करते थे, हंटिंग के लिए स्टोन टूल्स का यूज करते थे। और इसमें जो पत्थर यूज किया जाता था वो था क्वार्जाइट। ये याद रखना, क्वार्जाइट सबसे मजबूत पत्थर पाया जाता है, क्वार्जाइट, वो उसका यूज करते थे और उसके ऐसे फ्लैंक बना लेते थे। उसको फ्लैंक बनाने के बाद यूज किया जाता था। और ऐसे पत्थर हमें रिवर्स में, रिवर टेरेस में आराम से मिल जाते थे। इस वजह से ज्यादातर क्या थे, इस रिवर्स वैली के आसपास ही ये साइटें मिली हैं। क्योंकि एनिमल को हंट करने के लिए क्या क्या चाहिएगा? हंटिंग ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड combined effort of a group of people with large stone axes. We have little knowledge about their language and communication. ये तो बात सबको पता है कि हमें उनके बारे में communication और language के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हुआ, पोर्ट्स बने एंड उन्होंने फसल उगाना भी शुरू कर दिया। फ्यू ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स। यहाँ पे भीमबेटका, ये दोबारा से आ गया, यहाँ पे भीमबेटका की पेंटिंग बहुत फेमस है। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। द पीरियड बिफोर 10,000 BC is assigned to the old stone age. अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक और द मिडिल स्टोन एज की। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज मेसोलिथिक। टाइम पीरियड क्या माना जाता है इसका? 10,000 BC से 6,000 BC तक। और ये ट्रांजिशन फेज है किसके बीच में? पेलियोलिथिक के बीच में और नियोलिथिक के बीच में। इससे कौन कौन सी साइट मिली हमें? लंगनाज गुजरात के अंदर, लंगनाज मध्य प्रदेश के अंदर, आदमगढ़, और कुछ प्लेसेस मिले हमें राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर। पेंटिंग और इनग्रेविंग से हमें इनके सोशल लाइफ के बारे में पता लगता है और इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता लगता है। ठीक है, ये मैं मैप करवाऊंगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, उस मैप में हम ये सारी चीजें स्टडी करेंगे कि इनकी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें पेंटिंग से क्या पता लगता है।
अब उसके बाद आता है मीजोलिथिक एज में डिफरेंट टाइप के स्टोन टूल, जैसे मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी तो टूल्स भी बढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आप माइक्रोलिथ यानी टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट यूज किए जाने लगे। माइक्रोलिथ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो माइक्रोलिथ किस एज में हुए थे? टाइनी होते थे यानी एंड नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज। इनका साइज कितना होता था? 5 सेंटीमीटर। ये भी यहाँ से एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। 5 सेंटीमीटर तक का मैक्सिमम इनका साइज होता था, इस वजह से इन्हें माइक्रोलिथ बोलते थे। टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट होते थे और ये यूज होते थे एम फॉर माइक्रोलिथ, एम फॉर मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में क्या होते थे? माइक्रोलिथ होते थे और इनका साइज होता था 5 सेंटीमीटर और ये स्टोन टाइनी स्टोन टूल्स होते थे। ठीक है। हंटिंग गैदर द हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ कंटिन्यू ड्यूरिंग हंटिंग गैदरिंग तो इस टाइम पे यूज हुआ, लेकिन बड़े एनिमल की जगह क्या किया गया? छोटे एनिमल्स का शिकार किया गया। स्मॉल एनिमल स्टार्ट फिशिंग। फिशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी और शिकार के लिए धनुष बाण का भी यूज किया जाने लगा और एनिमल का भी डोमेस्टिकेशन यहाँ पे किया गया। एनिमल का भी डोमेस्टिकेशन यहाँ पे किया गया। हमें कैसे पता चला कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो चुका था? हमें बहुत सारे एनिमल्स के हमें बहुत सारे एनिमल के यहाँ मिले हैं, बोन्स मिले हैं, जैसे कि डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच। मतलब उस टाइम ये एनिमल रहे होंगे। डॉग डॉग तो आपको अगर पेपर में दिख जाए तो कैसे भी। उसके बाद नियोलिथिक। अब हम यहाँ पे देखेंगे नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या होता है? रिमार्केबल पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितने से कितने तक है? 6000 बीसी से 4000 बीसी तक। नियोलिथिक रिमेन कहाँ कहाँ मिले हमें? कश्मीर वैली में, चिरांद में मिले हैं, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश एंड सेवरल प्लेस इन दक्कन। तो कर्नाटक में हमें मिले हैं ब्रह्मगिरी, हेलूर, कोडेकल एंड मस्की। उतनूर मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर और पेयमपल्ली तमिलनाडु के अंदर। ये लोकेशंस आपको रट मारनी है, ये इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। पेयमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। उतनूर आंध्र प्रदेश के अंदर। कर्नाटक के अंदर हमें ब्रह्मगिरी, हेलूर, कोडेकल और मस्की मिला है। नियोलिथिक से है। नियोलिथिक में क्या हो गया था? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो चुका था, पॉलिशिंग ऑफ टूल यानी टूल्स की पॉलिशिंग पॉलिश किए जाते थे, जिससे उनकी लाइफ बढ़ गई थी, क्योंकि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी, बर्तन बनाने स्टार्ट किए जा चुके थे यहाँ पे। In fact, cultivation of the plant and domestication of animal led to the emergence of the village community based on the sedentary life. कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर आएगा तो आपको फसल उगानी पड़ेगी, फसल उगाओगे तो आपको उसकी प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी, और अगर आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी तो आपको क्या होना पड़ेगा? एक ही जगह पे सेटल होना पड़ेगा। ये मतलब है इस लाइन का कि सीडेंटरी लाइफ वहाँ पे आ गया था। देयर वाज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव हुआ था। स्टोन टूल वर नाउ पॉलिश किए जाने लगे थे। एक्सिस यानी कुल्हाड़ी यूज की जाने लगी थी हंटिंग हंटिंग और कटिंग ट्री के अंदर। लेकिन मेन चीज ये याद रख लेना कि एक्सिस एंड एक चीज और बता देता हूँ आपको, जब भी आप स्टडी करो तो आप पिक्चर्स, मुझे अभी पता लगा है कि जब भी आप स्टडी करो तो आप पिक्चर्स यूज करो। ऐसी कुछ कुल्हाड़ी होती है, तो इससे क्या रहेगा आपको कि आपको याद रहेगा, बहुत ज़्यादा याद रहता है इससे। तो आप अपनी जब भी आप पढ़ो पिक्चर्स बनाना शुरू कर दो। मैं भी धीरे धीरे ऐसे ही कर रहा हूँ एंड इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मोर इफेक्टिव हुए हैं। उसके बाद मड ब्रिक्स यूज की जाती थी। मड ब्रिक्स हाउसेज हो गए थे, यानी उसको छोड़ दिया था। वीट, अभी यहाँ पे PMW मैंने लिख रखा है तो यहाँ से फसल को पता लगता है। बी मीन्स बार्ले, एम फॉर मिलेट, मिलेट में आता है ज्वार, बाजरा, रागी। राइस, आर मीन्स राइस एंड डब्ल्यू मीन्स व्हीट। बार्ले, मिलेट, राइस एंड व्हीट, ये सारी थी यहाँ पे। पोट्री आ गई थी। ठीक है। लार्ज अर्न यूजर कॉफी। अर्न क्या होता है? घड़े जैसा होता है, गूगल पे सर्च कर लेना। तो वहाँ पे कॉफिन की तरह भी उन्हें यूज किया जाता था फॉर द बरियल ऑफ द डेड्स। एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट आए, यहाँ पे वही दे रखा है। वीट, बार्ले, राइस, मिलेट कल्टीवेट किए जाते थे। राइस कल्टीवेशन एक्सटेंड ईस्टर्न इंडिया में किया जाता था। और डोमेस्टिकेशन, जीएसटी से मैंने इनमें कौन कौन से एनिमल किए? गोट, शिप एंड टी फॉर कैटल। मैंने याद रख रखा है। जी फॉर शिप, जी फॉर गोट, एस फॉर शिप एंड टी फॉर कैटल वॉज वाइडली प्रेवलेंट। बस यही है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा निमोनिक्स भी बनाया था, NPA। एन का मतलब है नियोलिथिक। नियोलिथिक
पी का मतलब है पॉटरी एंड एग्रीकल्चर। पॉटरी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर क्या आ गया था, एग्रीकल्चर के अंदर आ गया था आपका BMW एंड GST, यानी गोट शिप और कैटल आ गई थी, और बार्ले मिलेट राइस और व्हीट आ गया था, और यहाँ पे पोट्री आ चुकी थी। और टूल कैसे थे, पॉलिश थे, और एक्स हैंड एक्स यूज किए जाते थे ताकि हंटिंग में और ट्रे को काटने के अंदर। बस ये आपको याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद आता है मेटल एज, मेटल एज के अंदर आता है चैल्कोलिथिक और कॉपर एज। नियोलिथिक पीरियड के बाद आया चैल्कोलिथिक, इसमें कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया जाने लगा। अब हम ब्रॉन्ज की वो देखते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है। ब्रॉन्ज में होता है कॉपर प्लस टीन, यानी कि टीन हमारे इंडिया में आसानी से मिलता नहीं है, इस वजह से इसको इम्पोर्ट किया जाता है। तो उस टाइम पे हमारे ट्रेड लिंक्स डेवलप हो चुके होंगे। टीन से हमें ये पता लगता है, जैसे हम ब्रॉन्ज एज में आते हैं, कि हमारे ट्रेड लिंक्स डेवलप हो चुके होंगे थोड़े बहुत। कॉपर ब्रॉन्ज एज, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल और एंड द क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट इज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हो चुकी थी। स्टोन टूल, लेकिन स्टोन टूल्स एकदम से नहीं छोड़े उन्होंने, वो धीरे धीरे छोड़े। माइक्रोलिथिक टूल्स, जो हमने माइक्रोलिथिक टूल्स की बात की थी, 5 सेंटीमीटर से छोटे जो टूल्स हैं उनको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। इस टाइम में कंटिन्यूस इम्पोर्टेंस थी उनका, और लोग एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैवलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि क्योंकि टीन हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है और यहाँ पे है ब्रॉन्ज, तो इसकी वजह से क्या उन्होंने टीन एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया। इंपोर्ट कैसे हुआ, यानी ट्रांसपोर्टेशन कुछ ना कुछ रहा होगा। इस तरह से हमें उनके उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन धीरे धीरे डेवलप हो चुका था, यानी एक सभ्यता दूसरी सभ्यता के साथ कांटेक्ट में, एक गांव दूसरे गांव के कांटेक्ट में आना शुरू हो चुका था इस टाइम पे, मेटल मेटल एज या चैल्कोलिथिक एज के टाइम में। चैल्कोलिथिक कल्चर और चैल्कोलिथिक कल्चर बहुत सारी जगह मिलते हैं इंडिया में, और इसकी कहाँ मिलेंगे, साइट कौन कौन सी है, ये ज़्यादातर रिवर वैली के आसपास ही हुए हैं। ठीक है, हड़प्पन कल्चर इसका एक इम्पोर्टेंट, यानी अगर आपसे पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस कल्चर से फॉलो करती है, तो सी से याद रख लेना, सी से याद रखना चैल्कोलिथिक। ऑटोमेटिक आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, इस तरह से अगर आप निमोनिक्स बना बना के पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। आईवीसी में क्या आता है, सी से हम क्या याद रख सकते हैं, चैल्कोलिथिक, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन किस पीरियड से बिलोंग करती है, चैल्कोलिथिक पीरियड से। अब यहाँ पे कॉपर प्लस टीन ये था, कॉपर हमें राजस्थान में मिलता है, टीन हम ईरान और अफगानिस्तान से लेके आते थे। ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली 12th क्लास एनसीईआरटी में दे रखी है, मैंने वहां से इसे नोट डाउन कर दिया था यहाँ पर पे। और गोल्ड हमें कर्नाटका में कोल्लूर एक गोल्ड फील्ड है, वहां से मिलता है। सदर्न इंडिया में ये थी गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पन्नार और कावेरी रिवर के आसपास की जो सेटलमेंट है वो चैल्कोलिथिक साइड से रिलेटेड थी। हालांकि शुरू में वो मेटल यूज नहीं कर रहे थे, शुरू में धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से यूज करना शुरू किया। और एविडेंस ऑफ कॉपर एंड द ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट बाय द एंड ऑफ सेकंड मिलेनियम बीसी, सेकंड मिलेनियम बीसी के बाद से हमें ये एविडेंस मिलने स्टार्ट हुए हैं। Several bronze and copper objects, bead, terracotta, figures and the pottery were found at Payamपल्ली in तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर हमें कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है इस चीज से रिलेटेड, और इसमें आप लेटेस्ट हैपनिंग देखते रहना, क्योंकि एक तमिलनाडु में एक्सकवेशन चलती रहती है और पीछे भी वहाँ पे कई साइट मिली है। चैल्कोलिथिक एज के बाद आया हमारा आयरन एज, एंड आयरन इज frequently referred to in Vedas. Iron age of southern peninsula is often related to megalithic burials. मेगालिथिक मीन्स लास्ट स्टोन्स, मेगालिथिक का क्या होता है, मतलब लास्ट स्टोन्स। मैंने इसको सिंपली डिफाइन किया यहाँ पे, आयरन एज आया, आयरन एज के अंदर मेगालिथिक बरियल आए। अब ये क्या बरियल क्या होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं मेगालिथिक बरियल, इसमें मतलब लास्ट स्टोन होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू कवर द बरियल पिट। अब आपने किसी डेड बॉडी को किसी गड्ढे के अंदर दबा दिया, अब उसको कवर करने के लिए जो बड़े बड़े स्टोन यूज किए जाएंगे उनको बोला जाता है मेगालिथिक बरियल्स। और इस टाइम में ब्लैक एंड रेड पोटरी आ गई थी, आयरन आर्टिफैक्ट मिले हैं, हमें स्मॉल वेपन्स मिले हैं। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। ऐसे कौन कौन सी साइटें हैं, कर्नाटका के अंदर हेलूरू और मस्की, आंध्र प्रदेश के अंदर नागार्जुनकोंडा, तमिलनाडु के अंदर आदिचनालूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये आपको याद करना है। ओके, थैंक यू। सेकेंड पार्ट हम दूसरे पार्ट में करेंगे जो बच गया है, तो प्लीज़ लाइक कर वीडियो, और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारे वीडियो को शेयर जितना कर सकते हो आप शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे,
और हमारे चैनल और वेबसाइट को दोनों को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।